कि सर फिजिक्स हमारा भले ही वीक है फिर भी फिजिक्स की कॉपी अच्छे से लिख कर आएंगे और बस आज का ये फिजिक्स का वायरल पेपर लास्ट तक देख लो। हम आपको फिजिक्स में 70 में 60 प्लस दिलाएंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 27 फरवरी को हमारे फिजिक्स का पेपर है और हमें ना तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना आता है ना ही हमें डेरिवेशन करना आता है, तो आखिर हम फिजिक्स में अच्छे नंबर से कैसे पास होंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर, और ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को, इस पेपर को लास्ट तक देख लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं 70 में 50 नंबर तो आपका कंप्लीट ही कंप्लीट है, क्योंकि इस पेपर में ऐसे ऐसे वायरल क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मान लीजिए आप फिजिक्स का पेपर देने चले गए, आपको आंसर नहीं आता, तो आप कैसे बना बनाकर आंसर लिखेंगे ताकि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। लाखों छात्रों को मैं पास करवा चुका हूं और इस बार आपकी बारी है। यह फिजिक्स का कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, आप खुद ही देख लो। नीचे जब आप चलोगे ना यहां पे अतलग उत्तरीय प्रश्नों पे, तो इन सबका मैं आंसर भी दूंगा। ये देखो, खुद ही देखो, सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ये जो न्यूमेरिकल है ना इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे नीचे हमारे सारे सॉल्यूशन रहेंगे। तो चलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, और थोड़ा सा समय निकालकर ये पूरा पेपर जरूर देख लेना। सबसे पहले देखो, यहां पे अपना रोल नंबर डाल दो, यहां पे अपना नाम डाल दो जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार से दिया। जैसे मेरा नाम है शुभम गोस्वामी, तो मैंने शुभम लिख दिया। ठीक है, 2026 भौतिक विज्ञान का ये पेपर है। पेपर कोड है 346 पीटी, ये पेपर कोड है। समय आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और इस पूरे 70 नंबर के पेपर को हम विथ सॉल्यूशन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप सिर्फ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस दूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ नोट दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। हमारे फिजिक्स के पेपर में 5 खंड हैं। खंड आ, बा, सा, दा और या। खंड आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा बच्चों, 1 नंबर का। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का। खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, सबका मैं आंसर दूंगा। खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का, और खंड या में 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खंड आ से। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे बच्चों, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 नंबर के। आपको 6 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। देखो, फर्स्ट, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन का आंसर। जैसे का वाला क्वेश्चन हमारा है, पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। सबका मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बस ध्यान से देखना। देखो, का वाला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है ना वो हमारा वोल्ट मीटर होता है। अब देखो, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता है, तब तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं पता है ना तो एक ट्रिक होता है। देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ना इसके सही होने के चांसेस आपके 30% होते हैं। बाकी आपका चौथा ऑप्शन जो है इसके सही होने के चांसेस 20% होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है इसके सही होने के चांसेस आपके होते हैं 20%, बाकी 20%। ठीक है, ऐसे तीसरा ऑप्शन जो है इसके भी सही होने के चांसेस 20% है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। ये मैंने देखा है, अपने
प्रीवियस ईयर पेपर्स में। फिर से फोर्थ ऑप्शन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, बाकी सब बराबर है। लेकिन ध्यान से समझो खा वाला क्वेश्चन, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप पेपर देने चले गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना, तो पहले उसका आंसर लिखना भी मत। हो सकता है बीच में आपकी हेल्प कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया जाए। अब आप पहले से ही गलत लिखे रहोगे तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। खा वाला, निम्न प्रश्न में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। यह क्वेश्चन इस समय भैया ट्रेंडिंग में है, आपके मॉडल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। देखो अभिकथन आपका ए है कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत तथा विभव के घटते क्रम की दिशा में होता है। कारण आर है कि वैद्युत विभव का ऋणात्मक ढाल वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। दूसरा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। चौथा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं। भैया इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। आपका जो अभिकथन ए दिया गया है ना वो भी सही है और कारण आर भी सही है और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ तो थोड़ा बहुत हमारा ट्रिक यहां पे काम कर रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा देना है और सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगर 1000 कमेंट आ गया बच्चों ना, मैं इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। अब आप चाहे एक एक कमेंट करें, चाहे एक एक बच्चे 5-5 कमेंट करें, 1000 कमेंट पूरा हो जाएगा, सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। चलो गा वाला, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? फर्स्ट है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, सेकंड है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, थर्ड है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में और फोर्थ है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने के लिए इसमें उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा ट्रिक काम कर रहा है। मैंने कहा था ना फर्स्ट ऑप्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, बाकी जो थर्ड फोर्थ सेकंड ऑप्शन है इनके चांसेस 20-20% है। इनमें हम नहीं कह सकते कि ये वाला ज्यादा सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, ध्यान से समझना बस, और बाकी हम सॉल्व कराएंगे पूरा पेपर। घा, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? मतलब एक प्रकाश किरण है जो वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो बताओ इसमें से क्या नहीं बदलेगा? वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति? भैया आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो इसके भी चांसेस कितने थे भैया? चौथे ऑप्शन के भी चांसेस थे 20%। तो जब एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी फिजिक्स के मैंने 50-55 बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो में बता रखा है, उसको जाकर जरूर देखना। वो मैं क्यों बताया मैंने, ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 6 नंबर कंप्लीट करें। तो यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो, सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन अंगा वाला, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा? मतलब आपको जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाना है, तो इसमें से कौन सा विकिरण ज्यादा प्रभावी होगा? सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, और रक्त प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश? अरे भैया पराबैंगनी प्रकाश जो है ना ये ज्यादा प्रभावी होगा। अगर आपको जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाना है तो पराबैंगनी प्रकाश जो विकिरण है वो ज्यादा प्रभावी होगा। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं समझना होता, बस आप सिर्फ वीडियो को देखते जाओगे ना, आपके दिमाग में वो आंसर चला जाएगा आराम से। और जब भी वो पेपर में आएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा भाई इसको तो मैंने पढ़ा था, आंसर ढूंढने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है 15 मिनट पहले पेपर पढ़ना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाते हो।
चा वाला क्वेश्चन देखो, एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है, मतलब एन टाइप अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, क्वार्टर, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन? भाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन। तो हमने देखा कि हमारे फिजिक्स में टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, एक एक नंबर के 6 नंबर तो आपको मिल गए, लेकिन हमने देखा कि 3 क्वेश्चन जो इसमें से थे ना, उसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसीलिए मैंने कहा था कि 30% चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 30% वो हो गया, 20% वो हो गया, तो 90% ही तो हुआ, 10% अपनी तरफ से रख ले। चलो भैया, तो बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। खंड बा पे चलेंगे बच्चों, जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है ऐसा मत सोचना कि ये एक ही नंबर में आएंगे, हो सकता है ये 2 नंबर में भी आ जाए। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ने पर ध्यान देंगे, नंबरिंग पे नहीं, वो तो हमें पता, अगर हम टॉपिक पढ़े रहेंगे किसी भी नंबर में आए हम लिख देंगे। तो दूसरे का देखो, खंड बा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें भी 6 क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर का 6 नंबर आपको यहां पर भी मिलेगा। जैसे दूसरे का है बच्चों, गॉस की प्रमेय क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम यहीं पे जान लेंगे भाई, वादा का काम नहीं करेंगे। गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे विद्युत फ्लक्स जो फाई ई है ना, फाई ई बराबर होता है आवेश का 1/ε0, यानी कि क्यों आवेश का 1/ε0 गुना। तो यही आप लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और इंप्रूव करके लिखे ना, तो फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो इसका गुणा होगा क्यू का 1 से, तो Q/ε0, यही होगा हमारे गॉस का प्रमेय। ठीक है, इसको कर दो डिब्बे में, समझ में आ रहा है? यही गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद वक्र बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इक्वल टू Q/ε0। फाई ई है विद्युत फ्लक्स, क्यू है आवेश, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। लिख लेना, ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। बस हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलो, 1 नंबर में इतना ही लिखना, बहुत बड़ा मत लिखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि 1 नंबर के चक्कर में आपका 3 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाए। ऐसा नहीं करना है। और अगर आपको आंसर नहीं पता मेरे भाई कि गॉस का प्रमेय क्या है ना, तो लिख दो गॉस के प्रमेय के अनुसार, बाकी आपके मन में जो आए थोड़ा बहुत लिख दो, छोटा मोटा फॉर्मूला लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक होता है। चलो, खा वाला देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये 2 नंबर में भी आता है। तो ये देखो, बस इतनी बातों पर निर्भर करता है जो आपके सामने है। देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखो ये दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी घटाओगे आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, बस हो गया। दूसरा, वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। देखो, ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और क्षेत्रफल घटाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, बस हो गया, सिंपल सा। तीसरा, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर भी यह निर्भर करता है। देखो, विभिन्न विद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही लिख देना, बहुत लॉन्ग मत जाना। 2 नंबर में हम इतना लिखते हैं और आपको 1 नंबर में बता दिया। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, गा वाला देखो, ध्यान से समझो। एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए।
भैया इसका फॉर्मूला जो होता है हम नीचे लिख देंगे अपने पेज में अपने हिसाब से। ये देखो किसी पतले, शायद यहां पे नहीं दिया गया है, चलो ये देखो, दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र। देखो होता क्या है फॉर्मूला, ध्यान से समझो। F अपान L इक्वल टू, F अपान L क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 2I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है। और F अपान L, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और L का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। यही हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, कहीं कहीं ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान I2 अपान R। हमने ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा कर दिया है, तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे देख लो F अपान L जो है ये प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, ठीक है। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है, I1 है पहले चालक में बहने वाली धारा, I2 है दूसरे चालक में बहने वाली धारा, और R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। बस यही फॉर्मूला आप याद रखना, इतना ही लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसका न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। घा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घा वाला। देखो किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अब ये भी एक न्यूमेरिकल है, 1 नंबर में बेसिकली आ चुका है, तो इसको हम नीचे चलेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, यानी कि हमें डेल एम की वैल्यू दी गई है। डेल एम है न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री और अपवर्तनांक भी दिया गया है। तो देखो ध्यान से, हम यहां पे डेल एम की वैल्यू लिख देंगे 10 डिग्री और अपवर्तनांक है 1.5। हमें निकालना है प्रिज्म कोण, यानी कि ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हम लगा देंगे। डेल एम बराबर, ठीक है, n-1 इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है, समझ जाना, पूरा रेड से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू रख देंगे। देखो डेल एम की वैल्यू है 10 डिग्री, कितनी है 10 डिग्री, बराबर हो जाएगा n की वैल्यू है 1.5, इसमें से 1 जाएगा और a हमें निकालना है, ठीक है। अब हम साइड में थोड़ा निकाल देंगे, इस साइड में वैल्यू थोड़ा निकालेंगे। देखो ध्यान से, काफी आसान हो गया है। 10 डिग्री हम ऐसे ही रहने देंगे, 10 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा और a आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहां पे हम कर देते हैं 0.5, a बराबर हमारा हो जाएगा कितना 10 डिग्री। अब a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा हमारा, देखो बहुत आसान हो गया। अब यहां पे बस आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। देखो 10 डिग्री और अपान 0.5 हो जाएगा। 10 डिग्री को 0.5 से काटोगे तो आपका 20 आएगा, कितना 20 डिग्री। तो a की वैल्यू जो आ गई ना, प्रिज्म कोण की वैल्यू जो आ गई, वो आ गई है बच्चों 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब हमें अल्पतम विचलन कोण डेल एम की वैल्यू दी गई थी, अपवर्तनांक n की वैल्यू दी गई थी, a निकालना था। तो डेल एम बराबर n-1 इंटू a। डेल एम की वैल्यू है 10 डिग्री, n की वैल्यू है 1.5 में से 1 घटाएंगे a। 10 डिग्री बराबर 0.5a। देखो 1.5, 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, 0.5a। 0.5a बराबर 10 डिग्री, a बराबर
10 डिग्री अपान 0.5, ए की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, यानी कि प्रिज्म कोण हमारा 20 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अंगा नंबर। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? इसका सिर्फ आप डेफिनेशन लिख दीजिए, बहुत ज्यादा डीप हमें नहीं जाना है। देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन ये है, कला संबंध स्रोत, ये हमारे तरंग प्रकाशिकी का एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। देखो, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। बस यही 3-4 लाइन आप याद कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा ना इसको लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा चा वाला। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का ये भी आएगा और इसके बाद हमारा 1-1 नंबर का 6 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलो देहली आवृत्ति बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसके नीचे हमारा ये है देहली आवृत्ति चा वाला। देखो बहुत ध्यान से, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी महत्व है। देखो भैया हम ले लेते हैं कोई धातु, बहुत ध्यान से समझना। अब भाई अगर ये धातु है तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। ये है भाई हमारा धातु, और जब इस धातु की सतह पर कोई प्रकाश मान लीजिए आपतित हुआ, देखो गिरा, कोई प्रकाश आपतित हुआ, ये हो जाएगा आपका आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश का मतलब आता हुआ प्रकाश। ठीक है, तो जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु की सतह से क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर है ना, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और इस पूरी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। मतलब जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब अगर देहली आवृत्ति की बात की जाए तो यहीं पे समझ लो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति, अगर इस प्रकाश का आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगा तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहां पे हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। म्यू नॉट इक्वल टू फॉर्मूला होता है C अपान लैम्डा नॉट। म्यू नॉट इक्वल टू फॉर्मूला होता है C अपान लैम्डा नॉट। अब यहां पे C क्या है और लैम्डा नॉट क्या है ये मैं बता देता हूं। C है बच्चों प्रकाश की चाल, C क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्घ्य। क्या है? देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, प्रकाश की चाल हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देहली आवृत्ति समझ में आ गया। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति होगी। इसे म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। म्यू नॉट बराबर C अपान लैम्डा नॉट। C है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्घ्य। बस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तुरंत। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलेंगे अपने खंड सा पे। ठीक है, खंड सा वाला जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड सा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 4 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, 2-2 नंबर के 8 नंबर आपको मिलेंगे। यहां पे 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं। यहां पे मैं विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जैसे तीसरे का समझो क्या है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलो भाई निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे चैप्टर 2 का।
देखो हमें विभवांतर दिया गया है, V की वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट। कितना? 200 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे धारिता में परिवर्तन हो रहा है, मतलब धारिता 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड हो रही है, यानी कि C1 और C2 की वैल्यू भी हमें दी गई है। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। हमें निकालना है ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा U हमें निकालना है। तो देखो ऊर्जा में परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है, मैं साइड में बताता हूं थोड़ा। ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल U बराबर, ठीक है, डेल U बराबर 1/2, ठीक है, C1 ब्रैकेट में लिख देना, C1 माइनस C2 इंटू V स्क्वायर। आपने सुना होगा U बराबर होता है 1/2 CB स्क्वायर। तो चूंकि ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, धारिता 2 दी गई है, तो डेल U बराबर 1/2 C1 माइनस C2 इंटू V स्क्वायर। अब देखो यहां से निकाल लेंगे, डेल्टा U बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 1/2 C1 और C2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे थोड़ा समझना। C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। एक काम और करना बच्चों, ये माइक्रोफैरड में इसको फैरड में बदलेंगे तो आप 10 के पावर -6 से गुणा कर देना, ठीक है, और गुणे V की वैल्यू है 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, डेल U बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे समझना थोड़ा सा, 1/2 हो जाएगा, गुणे 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, गुणे यहां पे अगर 200 का स्क्वायर करोगे तो 40,000 आएगा। कितना? 40,000। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो हमारा यहां पे फाइनली जो आएगा ना वो आ जाएगा डेल U बराबर, थोड़ा सा यहीं पे समझ लो, डेल U बराबर हो जाएगा, देखो ये आपका 4 है तो 4 को ऐसे रहने देंगे, गुणे 10 के पावर -6 आपका ऑलरेडी है, गुणे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40,000 को इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर -4 हम लिख सकते हैं, सॉरी 10 के पावर +4 लिखेंगे, 10 के पावर, इसको ऐसे कर दो, 10 के पावर +4 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इस साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा फाइनली कितना आएगा डेल U, देखो डेल U बराबर हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा समझना यहां पे, देखो 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 है, ये +4 है, 6 में से 4 जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 के पावर -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो थोड़ा आसान कर देता हूं इसको, डेल U बराबर हो जाएगा हमारा, देखो ऊपर 16 है और 10 के पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/100, ठीक है, 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं। तो डेल U बराबर हमारा हो जाएगा, देखो डेल U बराबर हो जाएगा 16 को 100 से भाग देंगे तो 0.16 जूल हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर भी आ जाएगा, यही हमारा है बच्चों आंसर। बस ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। हमने क्या किया, डेल U बराबर 1/2 C1 माइनस C2 इंटू V स्क्वायर कर दिया, वैल्यू रख दिया, फाइनली डेल U बराबर 4 गुणे 10 की पावर -6 इंटू 4 गुणे 10 की पावर 4 आ गया। 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 को जब हम घटाएंगे 6 में से 4 तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, 16/100 भाग दे देंगे 0.16 जूल आ जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन। चलो हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो खा वाला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो समांतर वाला फॉर्मूला मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में बताया था। देखो सबसे पहले हमें दिया गया है धारा I की वैल्यू 5 एम्पियर दोनों तारों में, देखो दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I1 और I2 दोनों की वैल्यू हमें दी गई है 5 एम्पियर। कितनी? 5 एम्पियर,
ठीक है, 5 एम्पियर हमें दोनों की वैल्यू दी गई है। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि R की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको पहले मीटर में बदलेंगे भैया, तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2.5 बट्टा इसको 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 गुणे, देखो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऊपर लाएंगे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम R की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा R की वैल्यू। ठीक है, फिर हमें क्या दिया गया, ध्यान से समझो, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, यानी कि हमें L की वैल्यू भी दी गई है बच्चों, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी जब हम मीटर में बदलेंगे ना, तो ध्यान दो, देखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 को 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 1/10, 10 को ऊपर ले जाओ तो 10 के पावर -1 हो जाएगा मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को हम 10 के पावर -1 मीटर भी लिख सकते हैं, तो यहां पे ये भी लिख देंगे। ठीक है, L की वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखो ध्यान से, L की वैल्यू हो गई 10 के पावर -1 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। हमें निकालना है बच्चों प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो सारी वैल्यूज को हमने लिख दिया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जितनी भी वैल्यूज दी गई है ना, सारी वैल्यूज को पहले लिख दो भाई, तब हम न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला था F/L बराबर, देखो ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला है, F/L बराबर μ0/2 पाई इंटू I1/I2 I1/I2 R न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने तो बताया था μ0/4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2/R। देखो दोनों सेम है, हमने क्या किया है, इसमें 2 से गुणा कर दिया था तो μ0/4 पाई, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2/R फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, तो देखो F/L बराबर हो जाएगा, देखो अब यहां पे वैल्यूज भी रख दो, F की वैल्यू हमें पता नहीं है तो F को ऐसे रहने देंगे, L की वैल्यू है 10 के पावर -1। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा, देखो μ0/2 पाई की वैल्यू होती है ना 2 गुणे 10 के पावर -7, ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होती है 2 गुणे 10 की पावर -7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो गुणे हो जाएगा I1 I2, I1 की वैल्यू भी 5 है, I2 की वैल्यू भी 5 है, और नीचे R की वैल्यू जो हमारी है ना वो है 2.5 गुणे 10 के पावर -2। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, F बराबर हमारा कितना हो जाएगा। अब ये बहुत आसान हो गया न्यूमेरिकल, देखो 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और ये 2 आगे आ जाएगा, मतलब इस 2 का 5 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणे, देखो 10 के पावर -7 आपका ऑलरेडी है, 10 के पावर -7 गुणे ये 5 का 2 से गुणा होगा 10 हो जाएगा, गुणे यहां पे आपका जो 10 के पावर -1 है ना, इसको इधर ले आएंगे तो 10 के पावर -1 आपका हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने। देखो 2 आपका ऑलरेडी है, 10 के पावर -7 है, 5 का 2 से गुणा कर दो 10 हो जाएगा, इस 10 के पावर -1 को भाग में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाओ, अब सबको जोड़ घटा लो तो देखो हमारा कितना आएगा। बहुत ध्यान से समझना, यहां पे 2 गुणे, देखो 10 के पावर -7 में -1 जुड़ जाएगा तो 10 के पावर -8 आ जाएगा, और गुणे 10 के पावर 2 है, इसके 10 के, ये अकेला 10 है तो इसके पावर 1 माना जाता है तो 2 1 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3। अब फाइनल आंसर जो हमारा आ गया बच्चों ना, वो आया है F बराबर हो जाएगा 2 गुणे
10 के पावर, देखो -8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा, -5 बचेगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा बल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था। देखो हमें I1 I2 की वैल्यू दी गई थी 5 एम्पियर, R की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, हमने मीटर में बदल दिया, L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदला, F निकालना था। तो F अपान L बराबर μ0/2π इंटू I1 इंटू I2 अपान R, न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब देखो F अपान L की वैल्यू थी 10 की पावर -1, हमने रख दिया। बाकी μ0/2π की वैल्यू होती है 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। I1 I2 की वैल्यू 5 रखा, मैंने रख दिया, सॉल्व कर लिया। F की वैल्यू 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते हुए चलना बच्चों, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गा वाला देखो ध्यान से, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया हमें अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई है, n बराबर दिया गया है cosec a/2। क्या दिया गया है? cosec a/2। हमें निकालना क्या है? न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि हमें निकालना है डेल m। एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, n बराबर, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस डेल m/2। ठीक है, और अपान साइन a/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत आसान है, अभी देखना कितनी आसानी से मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, n की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है cosec a/2, cosec a/2 हमें दिया गया है n की वैल्यू, और बाकी जो दिया गया उसको हम लिखे रहेंगे ऐसे। देखो ये हमारा है साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2, साइन a/2। देखो इसको ऐसे समझ लो, बस मैंने क्या किया है, n के जगह पर cosec a/2 रख दिया है, बाकी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो हमें पता है, चूंकि cosec a/2 बराबर होता है, cosec a/2 बराबर होता है, cosec बराबर क्या होता है? 1/sin, तो ये हो जाएगा 1/sin a/2। cosec a/2 के जगह पर हम 1/sin a/2 रख सकते हैं। ठीक है, तो उस cosec a/2 के जगह पर रख देंगे 1/sin a/2। ठीक है, और बराबर आपका ऑलरेडी है, बराबर आपका है साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2। ठीक है, अब देखो यहां पे हम एक काम करेंगे, साइन a/2 से साइन a/2 को कैंसिल कर देंगे, दोनों बटे में है। ठीक है, तो हमारा फाइनली जो आ जाएगा, अब आसान हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल। देखो इधर हम साइन a प्लस डेल m/2 को इधर ले जाएंगे, तो साइन a प्लस डेल m/2 बराबर आपका इधर 1 बचा है, तो इसको ऐसे 1 कर देंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम लोग, इतना तो हमारा आ गया। अब देखो ध्यान से, साइन a प्लस डेल m/2 बराबर 1 जो होता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के जगह पर साइन 90 कर देंगे। अब देखो यहां पे हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये समझ में आ गया ना। ये चीज तो मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, उसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसी न्यूमेरिकल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, a प्लस डेल m/2 बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अब देखो हम क्या करेंगे, a प्लस डेल m बराबर हो जाएगा 90 का, देखो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। अब यहां पे हमारा जो डेल m बराबर आएगा ना, वो आ जाएगा फाइनल आंसर 180 डिग्री माइनस a। यही हमारा हो जाएगा
न्यूनतम विचलन कोण की, अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू, ठीक है। डेल एम बराबर 180 डिग्री माइनस ए, तो ये हमारा वैल्यू आ चुका, यही न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो घा वाला जो क्वेश्चन इसमें है ना, घा वाला व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए, 2-2 नंबर के, 8 नंबर हो गए। अब देखो आगे चलते हैं खंड दा पे। खंड दा में जो होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 30 नंबर का सिर्फ 3-3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो जहां पर भी 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न मिले ना, उनको घोल कर पी लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर तब बताऊंगा जब आप लोग सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे फुल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, तब मैं आंसर बता दूंगा। देखो चौथे का वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। भैया 3 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, पक्का है 70 में 50 प्लस। खा देखो, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि I = NeAVD, यही वाला रिलेशन आपको स्थापित करना है। गा चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cos/2 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ये शायद मैं अभी बताया हूं, ठीक है, 2 बार हो गया। अंगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। ये 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, 3 नंबर में अक्सर आते हैं। फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 5वें का सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। भैया अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों डेरिवेशन जरूर कर लेना। खा चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, 3 नंबर। गा द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। घा व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, और अंगा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। बस हो गया 5 क्वेश्चन, यहां पर भी 3-3 नंबर, 15 नंबर हो गया, मतलब 30 नंबर का 3 नंबर वाला लघुत्तरीय प्रश्न होगा। जहां भी लघुत्तरीय प्रश्न दिखाई दे भाई जरूर पढ़ लो, पूरे 30 नंबर के आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। खंड या जो है 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर, इसको भी जरूर पढ़ना, इसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो 6वां, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अथवा लगा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। दोनों में से कोई एक कर दो, 5 नंबर फिक्स है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। 7वां, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए, 5 नंबर। अथवा है बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, दोनों में से कोई एक कर देना, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। 8वां, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। अथवा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, दोनों में से कोई एक कर दो। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा 9 नंबर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। अथवा लगा है पीएन सन्नी डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए और इसकी कार्यविधि समझाइए। बस हो गया, यानी कि 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का लघुत्तरीय, फिर 8 नंबर का लघुत्तरीय, फिर 30 नंबर का लघुत्तरीय और फिर 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल देखो 6 6 12 8 20 30 50 20 70 नंबर कंप्लीट हो चुका है। हम आपको ये कहेंगे भैया कि आप लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा पढ़ो, 38 नंबर के आते हैं, जिसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ लेना, 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकी फिनिश है। ठीक है, वीडियो आज का आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।